हेलो बच्चों। इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, अब तुम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। देखो तुम लोग 9th में पढ़े थे तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है ना। वो जो यौगिक होता है वो निम्न 3 प्रकार का होगा। वो होगा अम्ल, क्षार और लवण। 3 यौगिकों को निम्न 3 भागों में बांटा गया। उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर यौगिक निम्न 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, देखो जो पहला तुम लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे अम्ल। अम्लों के सभी गुणों को पढ़ोगे, उनके कैरेक्टर को पढ़ोगे, अम्ल किसे कहते हैं। देखो जो बहुत प्रारंभिक विचार था, कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखो ये जो लिटमस पेपर है, ये जो लिटमस पेपर होता है, एक प्लांट होता है लाइचेन। लाइचेन एक प्लांट होता है बेटा, ये थैलोफाइटा का प्लांट होता है। किसका होता है? ये जो है थैलोफाइटा का प्लांट होता है। ये जो थैलोफाइटा होता है, इस थैलोफाइटा में एक लाइचेन प्लांट होता है, इसका रंजक होता है, उससे बनाया जाता है ये लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये जो लिटमस पेपर है ये एसिड के लिए इंडिकेटर के रूप में, सूचक के रूप में यूज किया जाता है। तो जो एसिड होते, अम्ल होते हैं, इनका जो प्रारंभिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, निम्न सभी अम्लों को निम्न 2 भागों में बांटा गया। हाँ, उससे पहले ये जो प्रारंभिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अम्ल के लिए अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट दिए। तो एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। देखो आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार अम्ल उन्हें कहते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? देखो ये समीकरण लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, इक्वस जलीय विलयन, ये जो सिंबल बनाया गया है AQ इक्वस जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन जब वियोजित होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। ठीक है ना। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बनी कि अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये ऋणायन भी देंगे, लेकिन जो धनायन देंगे वो हाइड्रोजन आयन ही देंगे। ठीक, तो इनके धनायन हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई नहीं देते हैं। ऋणायन कोई दे, लेकिन ये जो धनायन होगा वो हाइड्रोजन आयन देगा। तो इसकी परिभाषा होगी कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धनायन नहीं देते। तो ये जो थ्योरी है अम्ल के लिए वो आर्हेनियस के अनुसार है। ठीक है बेटा, लेकिन बाद में चलकर एक वैज्ञानिक थे लॉरी, उनकी थ्योरी थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करते हैं। देखो जैसे ये रिएक्शन है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करते हैं
तो देखो ये HCl का जली विलयन है। ये जो सिंबल बनाया गया है एरो दोनों तरफ उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन का ये सिंबल है। अम्ल जली विलयन में प्रोटॉन आयन देते हैं। देखो ये हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाया, H3O माइनस हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये हाइड्रोजन मुक्त कर देगा और ये जल के साथ मिलके हाइड्रोजन क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना देता है और क्लोरीन आयन फ्री हो गया। तो लारी के अनुसार अम्ल जली विलयन में प्रोटॉन आयन प्रदान करते हैं। इस रिएक्शन से समझ गई, ठीक है। तो ये प्रारंभिक कॉन्सेप्ट था, फिर बाद में आर्हेनियस ने दिया, उसके बाद लॉरी ने अम्ल की परिभाषा दी। अब ये इनकी विशेषताएं हो गई आयनन के आधार पर। उसके बाद अम्ल के प्रकार, देखो अम्ल विभिन्न प्रकार के होते हैं अपने आयनन के आधार पर। आयनन मतलब किन किन आयनों में वो वियोजित हो जाते हैं जली विलयन में, कैसे वो आयनित होते हैं। आयनन के अनुसार आधार पर अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखो एक होता है प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड दुर्बल अम्ल। दो अम्ल हो गए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखो ये जो प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है ना, ये जल में पूर्ण रूपेण वियोजित हो जाते हैं। ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो प्रबल अम्ल होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल होते हैं जो जली विलयन में पूर्ण रूपेण वियोजित हो जाते हैं अपने आयनों में। लेकिन ये जो दुर्बल अम्ल होते हैं ये जली विलयन में पूर्ण रूपेण वियोजित नहीं होते। जैसे हो गया एसिटिक अम्ल, ये हो गया एसिटिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। ये जो होते हैं एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ये जली विलयन में पूर्ण रूपेण वियोजित नहीं होते। लेकिन ये जितने प्रबल अम्ल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये जली विलयन में पूर्ण रूपेण वियोजित हो जाते हैं। तो आयनन के आधार पे अम्ल निम्न दो प्रकार के हुए, एक हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे हो गए वीक एसिड, ठीक है। तो ये दो प्रकार के एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स लिख लो ना। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वे एसिड, वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और ये जो वीक एसिड्स हैं, दुर्बल अम्ल हैं, वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ये होते हैं वीक एसिड। इसके अतिरिक्त तुम्हें ये जानना है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो विभिन्न खाने की वस्तुएं लेते हैं उन खाने की वस्तुओं में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये अम्ल के विभिन्न स्रोत हैं। जैसे जो हम खाने में सिरका यूज़ करते हैं, जो गन्ने के रस से बनता है सिरका, उसमें तुमको बेटा मिलेगा एसिटिक अम्ल। क्या मिलेगा, एसिटिक अम्ल, ये सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल होता है ये पेट दर्द वगैरह में बहुत ही फायदेमंद होता है, इसका यूज़ किया जाता है।
दूसरा है नींबू में, ठीक है ना। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तुम लोग नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें तुम्हें मिलेगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है। जो इमली खाते हो उसमें तुमको मिलेगा टार्टरिक अम्ल, इसको याद रखना, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। और जो दही लेते हो उसमें मिलेगा लैक्टिक अम्ल। जो दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है लैक्टोबैसिलस, वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है वो लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस कर, वो दूध के जो लैक्टोबैसिलस होती है वो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देती है। तो दही में क्या मिलेगा, जब दूध रहता है तब तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया की उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो दही में क्या मिला, जो दूध से जब दही बन गया तो वो हो गया लैक्टिक अम्ल, लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बन गया बैक्टीरिया की उपस्थिति में। लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में जो दूध का कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो गया। उसी तरह देखो विभिन्न कीट हैं, जैसे चींटी है, मधुमक्खी है, बिच्छू है, उसमें अलग अलग मात्रा में ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। ये फार्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी में, चींटी में, बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है विषैला पदार्थ, उसमें फार्मिक अम्ल होता है। इसके अतिरिक्त वो जो तुम टमाटर खाते हो उसमें जो अम्ल होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है बेटा। तो इन सभी अम्लों को याद करना है। जिन चीज़ों को तुम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो, तो टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है ना। वो जो सेब खाते हो उसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल, ठीक है, ये है मैलिक अम्ल। और विभिन्न पत्ते जो होते हैं, ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, जो घास देखती हो उसमें होता है बेंजोइक अम्ल। तो ये तुम्हें जानना है कि हम अपने व्यवहारिक या दैनिक जीवन में जो चीज़ें प्रयोग में लाते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग इन सभी अम्लों को याद कर लेना, ठीक। अब बेटा ये तुम्हें जानना है कि अम्ल के क्या लक्षण होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज, इनके गुण क्या होते हैं, अम्लों के क्या गुण होते हैं, ठीक है ना। तो जब इनकी परिभाषा बताई गई थी तो बताया गया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अम्ल में तुम लाल लिटमस डालोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लाल लिटमस है वो लाल ही रहेगा, लेकिन नीला लिटमस जो है कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक होते हैं। संक्षारक इससे पहले तुम लोग पढ़े थे कि वो खुदर देते हैं, कलर बदल देते हैं, तो अम्ल संक्षारक होते हैं। जो हार्ड अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, वो त्वचा के लिए, कपड़ों के लिए, लकड़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों का कलर अलग कर देते हैं और उनको खुदर भी देते हैं। तो अम्ल संक्षारक होते हैं कपड़े के लिए, त्वचा के लिए, लकड़ी के लिए। प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं। जो चौथा कैरेक्टर है इसका, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में ये देखो, आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके आयरन सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन मुक्त किया, ठीक है ना। देखो अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। इसका एक उदाहरण देखो, इसमें तुम देख लो, ये जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन मुक्त किया। इसको देखो प्रयोग द्वारा तुम समझ लो।
इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में दानेदार जिंक लेते हैं, ठीक है, ये दानेदार जिंक लेते हैं और दानेदार जिंक लेके इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए और इतना डालते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कि ये दानेदार जिंक जो है वो डूब जाए, ठीक है, अच्छी तरह इसमें डूब जाए। इसके बाद इसे एक छिद्र वाले कार्क से बंद कर देते हैं। ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको छिद्र वाले कार्क से बंद कर इसे स्टैंड से कस देते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में तुम सारे उपकरण से परिचित हो। इस स्टैंड से इस टेस्ट ट्यूब को कस देते हैं और जो एक छिद्र वाले कार्क से इसे बंद किए हैं उसमें निकास नली लगा देते हैं और निकास नली का दूसरे सिरे का संबंध जो है एक फ्लास्क से करते हैं जिसमें साबुन का विलयन होता है और इस तरह पूरे उपकरण को एडजस्ट कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में कस के, और ये जो प्रवाह नली है उसको इसका दूसरा सिरा जो है साबुन के जली विलयन में कर देते हैं। और देखो कुछ समय बाद ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है दानेदार जिंक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जो बुलबुले के रूप में उठता है और ये देखो ये प्रवाह नली से होता हुआ ये हाइड्रोजन गैस इसमें आता है, ठीक है ना, साबुन के विलयन में, और इससे बुलबुले उठते हैं। क्या उठते हैं? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठते हैं। अगर तुम्हें ये चेक करना है कि ये जो उठने वाले बुलबुले हाइड्रोजन के ही हैं तो तुम एक जलती हुई मोमबत्ती को लाओगी तो जैसे ही उन बुलबुलों के पास करोगी तो वो बुलबुले जो है फटफट की आवाज़ करके फूट जाते हैं और ये जो मोमबत्ती है वो तेज़ी से जलने लगती है, ज्वलनशील गैस है तो तेज़ी से जलने लगती है, तो जिससे ये सिद्ध होता है कि ये जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये विशेषता है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी विशेषता है कि अम्ल जो है क्षार धातुओं के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अर्थात जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए ये जो क्रिया कहलाती है ये अभिक्रिया उदासीनीकरण क्रिया भी कहलाती है, ये एग्जाम में आता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसीलिए देखते होंगे अगर कोई बहुत ज़्यादा खा लेता है और बहुत एसिडिटी हो जाती है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए लोग खाने वाला सोडा लेते हैं, ठीक है ना, और खाने वाले सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये जो हमारे अमाशय में ओवरईटिंग के कारण जो बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, इससे डकार वगैरह आती है, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए जब हम सोडे क्षारीय प्रकृति के पदार्थ का उपयोग करते हैं तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण की घटती है और वो उस एसिडिटी के प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद अम्लों की विशेषता होती है बेटा कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। देखो उदाहरण के लिए ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया किया तो लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। तो तुम्हें याद करना होगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है,
ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अम्ल की ये विशेषता होती है कि ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखो उदाहरण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं इसको तुम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हो। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो तुम्हें याद करना है कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके या धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सब सारी विशेषता हो गई अम्लों की। देखो अम्ल की जो प्रॉपर्टी है इसको तुम लोग एक बार फिर पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके ये जो विभिन्न स्रोत हैं, इनकी ये जो विशेषताएं हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है बेटा।